मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर मामला चल रहा था पटना हाई कोर्ट में। 2 तारीख से 4 तारीख तक, मतलब 2 जनवरी से 4 जनवरी तक अंतिम सुनवाई हुई थी और उसके बाद कोर्ट ने फैसला को रिजर्व रख लिया गया। डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी थे। इस जो सुनवाई हुई थी, इस मामले का फैसला कल 31 जनवरी को बुधवार को आ गया। तो क्या आया फैसला, यह जानने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि मुख्य जो मामला था, ये था सुनील कुमार का। और सुनील कुमार का मामला प्रमुख इसलिए था कि सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसमें बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं को बताया था जिस पर उनको अपना निर्णय देना था सुनवाई करके, और 4 महीने के अंदर। हालांकि ये 4 महीना नहीं, ये लगभग 1 साल बीतने जा रहा है, 11 महीने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद यह निर्णय सामने आया है। शुरुआती दौर की देखें तो कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में ये मामला चलता रहा, और बाद के दिनों में इससे जुड़ा हुआ 2 और मामला था, उसको भी सुनील कुमार के मामले के साथ क्लब कर दिया गया। चूँकि सुनील कुमार का मामला बिल्कुल अलग था, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट से होकर आया था, इसलिए ये जब क्लब किया गया तो उस समय भी ये बातें उठी थी कि सारे मामलों को एक साथ क्लब नहीं होना चाहिए था। खैर, यह हुआ। उसमें हरिनारायण शर्मा का केस था CWJC 17053, और साथ में एक और मामला था प्रोफेसर रामबली सिंह का, जिनका था CWJC 5806। इन सारे मामलों को क्लब कर दिया गया था, इसकी सुनवाई हुई और फैसला आया। लेकिन फैसला हालांकि और फैसला अचंभित करने वाला इसलिए कि देखिए, मैं बार-बार बताता रहा हूँ कि न्याय न्यायालय को देना है, कोर्ट को देना है। कोर्ट जो समझती है उस हिसाब से अपना न्याय देती है। लेकिन यहाँ इस मामले में कुछ और भी तरह की बातें उठ रही हैं। देखिए, मैंने बार-बार कहा है कि फैसला कोर्ट को देना है। कोर्ट तथ्यों के आधार पर, नियमावली के तहत, कानून के मुताबिक जो सही समझती है उस तरह का न्याय देती है। लेकिन ये सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है, कोर्ट की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो फैसला जो दे रही है उसको किस अंदाज में देख रही है। इसमें भी कहीं न कहीं उस तरह की बातें कुछ सामने निकल कर आ रही हैं। आपको याद होगा कि जब 4 तारीख को सुनवाई इसकी संपन्न हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद हमने सुनील कुमार, जो प्रमुख याचिकाकर्ता थे, उनसे लाइव हमने बात की थी। और सुनील कुमार ने वहाँ कहा था कि कोर्ट को जो बातें हम लोग बताना चाह रहे थे, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं थी। इस तरह के मामले आए थे। खैर, लेकिन अभी जो निर्णय आया है, उस पर अगर ध्यान दें तो साफ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य के नगर निगम चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग और राजनीतिक आरक्षण देने हेतु जरूरी सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग का समर्पित संस्था के तौर पर अधिसूचना वैध है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये डेडिकेटेड कमीशन की बात आ रही है कि वो आयोग, समर्पित आयोग। आपको याद होगा, इन चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए पीछे हम लोगों को जाना पड़ेगा। उसके बाद ये बातें समझ में आएंगी। 30/11/22 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा था कि मीनवाइल द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बी नॉट बी नोटिफाइड एज ए डेडिकेटेड कमीशन। मतलब जो बातें, डेडिकेटेड कमीशन जो बनाई गई, उसके बाद जो याचिकाकर्ता सुनील कुमार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो अति पिछड़ा आयोग बिहार सरकार का है, जो पूर्व से उसका गठन हुआ है 2006 से, उसे समर्पित आयोग का के रूप में नोटिफाइड नहीं किया जा सकता है। हालांकि 30 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का ये मामला आया था, उसके पहले ही ये नोटिफिकेशन 10 तारीख को, 21/10 को ही
किया जा चुका था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया इसका निस्तारण करते हुए, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसमें स्पष्ट दिए हुए हैं। उसके अगर ये पारा 5 को देखें तो स्पष्ट है कि वेदर द स्टेट गवर्नमेंट validity notified that the extremely backward class commission as a dedicated commission, and whether the composition of the dedicated commission ought to have been different. और दूसरे पॉइंट में दिया गया था कि वेदर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द डेडिकेटेड कमीशन सफर्स फ्रॉम फैक्चुअल एंड लीगल फ्लॉज and is liable to be subject to be judicial review। मतलब क्या ये जो राज्य सरकार ने अत्यंत अति पिछड़ा आयोग को समर्पित आयोग के रूप में गठित किया है, क्या यह सही है या इसका अलग से इसकी संरचना होनी चाहिए थी, अलग समर्पित आयोग के रूप में होनी चाहिए थी। और दूसरा था कि क्या समर्पित आयोग द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वो तथ्यात्मक है कि नहीं, इसमें कानूनी कोई खामियां है कि नहीं, इसका रिव्यू होना चाहिए कि नहीं। इन सारे चीज़ों को देखने के लिए कहा गया था और इसके लिए 4 माह का समय दिया गया था। हालांकि 4 माह तो कब का बीत गया है, लेकिन अब यहाँ देखिए कि पूरी तरह कंट्राडिक्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नहीं मान सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट ने इसे समर्पित आयोग माना है और एकदम कहा है कि यह जो अधिसूचना की गई है यह वैध है, समर्पित संस्था के तौर पर अति पिछड़ा आयोग वैध है। मतलब कि सीधे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को एक तरह से कहे कि नहीं माना है। दूसरी ओर जबकि वो जो ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने ये कहा था अपने इंटरिम ऑर्डर में। चूँकि अब देखिए समर्पित आयोग की जो संरचना होती है उस आधार पे इसका हुआ ही नहीं था। समर्पित आयोग किसी एक बिंदु को लेकर जिसका सर्वे करना है उसी के लिए बनता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है, जबकि यह 2006 से बना था। और सबसे पहले बात कि जब ये गठन हुआ था उस समय इसमें जो दिया गया है वो स्पष्ट है कि आर्थिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इसका सर्वे करना है। हालांकि इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है कि सब तरह की, लेकिन विशेष कोर्स ये जो सर्वे करना था ये केवल राजनीतिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनका करना था, जबकि जिस डेडिकेटेड कमीशन को मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग को हाई कोर्ट कह रही है कि ये वैध है, उसका जब गठन हुआ था उसमें ही राजनीतिक पिछड़ेपन की बात नहीं थी, जो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। दूसरी ओर इस फैसले में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई कि राज्य सरकार में अति पिछड़ों की राजनीतिक पिछड़ेपन के आंकड़े जल्दीबाजी से तैयार किए गए। जैसे तैसे अति पिछड़ा आयोग को सर्वे करने वाली संस्था बना दिया गया। राजनीतिक पिछड़ापन को आंकने के लिए होने वाली समर्पित संस्था के दायित्व और कार्यप्रणाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश के कृष्णमूर्ति बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिया था उसका अनुपालन नहीं हुआ था। तो स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के जो अधिवक्ता थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता थे राहुल श्याम भंडारी, सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के बसंत कुमार चौधरी, शशि भूषण जी, शशि भूषण मंगलम, इन सारे लोगों ने यही कहा था कि राज्य सरकार ने पिछड़ों के राजनीतिक पिछड़ेपन के सर्वे के लिए जिस आयोग को, जो पहले से अति पिछड़ा आयोग बिहार सरकार का था, उसको आनन फानन में
इन लोगों ने समर्पित आयोग का रूप दे दिया और बहुत जल्दबाजी में इसका सर्वे किया गया था। आपको याद होगा, हालाँकि ये जो अभी निर्णय आया है, इसमें यह भी बताया गया है कि जब समर्पित आयोग अपना सर्वे कर रहा था, तो उस समय सारी बातें अखबारों में आ रही थी, लेकिन अखबारों में केवल यही नहीं आ रही थी कि ये सर्वे कर रहे हैं। अखबारों में यह भी आ रहा था कि ये सर्वे नहीं हो रहा है। पूरे एक नगर निगम में कहीं एक वार्ड में 2, 4, 5, 10 घर में पूछकर सर्वे कर लिया गया था और उसी समय सर्वे के कार्यप्रणाली पर बुरी तरह अखबारों में भी आया था, कई बार। लेकिन उन सारे चीज़ को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया है इसमें और स्पष्ट कहा गया है और याचिकाकर्ताओं ने इसी बात की चर्चा की थी कि आनन-फानन में किया गया है, सर्वे पूरी तरह नहीं किया गया है और ये केवल राजनीतिक सर्वे नहीं था। हालाँकि इसको लेकर जो राज्य सरकार के पक्ष से महाधिवक्ता थे पीके शाही, उन्होंने ये कहा कि अति पिछड़ा आयोग का गठन 2006 में हुआ था और इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक के अलावे राजनीतिक पिछड़ेपन का भी आकलन करना था। लेकिन जब इस मामले को देखते हुए हमने जब इसका गठन हुआ था अति पिछड़ा आयोग का और उसका प्रारूप हमने देखा तो ऊपर ही नज़र आया जिसमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सर्वे की बात हुई है, उसमें राजनीतिक सर्वे नहीं है। हालाँकि इस तरह की बातें कोर्ट में आई या महाधिवक्ता ने यह कहा कि इसमें राजनीतिक पिछड़ेपन का भी आकलन करना था। दूसरी बात कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2007 में पहली बार जो दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि इसी के और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में 2007 में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ था, उसी में आरक्षण का प्रावधान पहली बार आया था। मतलब उस समय से ये आरक्षण चल रहा है और उसी आधार पर 22-23 का निकाय चुनाव भी विभिन्न चरणों में संपन्न कराया गया है। ये सारी बातें हैं पूरे जो फैसला आया है इसमें। एक और बात है, महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये जो याचिकाकर्ता थे जो सभी अति पिछड़े नगर निकाय निर्वाचितों को मतलब वो अति पिछड़े निर्वाचित लोग जो नगर निकाय की चुनाव जीते थे, उनको इन लोगों ने पार्टी नहीं बनाया था और न ही उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। तो और ऐसे में इन याचिकाओं का जिन पर सुनवाई हो रही थी, अगर इन याचिकाओं का रिजल्ट आता है तो इससे सीधे वो प्रभावित होंगे जो निर्वाचित हैं। इसीलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए अद्भुत बात है यहाँ भी कि ये जो याचिका दायर की गई थी, यह इसको स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि समर्पित आयोग सही है कि नहीं, उसका सर्वे सही है कि नहीं। लेकिन वो सर्वे कहीं भी इन निर्वाचितों से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। सर्वे के आधार पर चुनाव होना था और उस चुनाव के लिए वही सर्वे आरक्षण का मूल विषय था। लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जाना कि इसका कोई औचित्य नहीं है इसलिए कि उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत था, जो गठन हुआ था वो गलत था, इस आधार पर ये बात हुई। इस आधार पर याचिका दायर किया गया था कि कमीशन जो है वो डेडिकेटेड नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सही ठहरा दिया है। हालांकि जो डेडिकेटेड कमीशन बनाने की प्रक्रिया होती है, जो उसकी नियमावली आती है, वो कहीं भी यहाँ पालन नहीं किया गया है। इसको लेकर हमारी बातें हुई है कई लोगों से। कई अधिवक्ताओं ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि इस तरह का फैसला कैसे आया है, जबकि उन लोगों का ये मानना है कि ये जो कमीशन है इसे किसी भी स्थिति में डेडिकेटेड कमीशन नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन अधिवक्ताओं का की अपनी सोच है, न्यायालय का अपना सोच है, न्यायालय अपने हिसाब से अपना न्याय देता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस जो अभी ऑर्डर आया है, इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएँगे। हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने जो जिन बिंदुओं की बात की थी, उन बिंदुओं को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया है, उस पर बहुत फोकस नहीं किया गया है और ये जो हरिनारायण शर्मा और प्रोफ़ेसर रामबली सिंह वाला मामला है जिसमें 20% आरक्षण और तमाम तरह की बातों में इस पूरे मामले को उलझाया गया है। इसलिए पूर्ण न्याय के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा और संभवतः वो उसकी तैयारी में लग गए हैं। हालाँकि मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 दिन के अंदर में सुनील कुमार के साथ लाइव आकर इस पर चर्चा करूँ। हालाँकि इस पर विशद व्याख्या बीच में भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी बातें हुई हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं जगजीत भट्ट साहब, तो जगजीत भट्ट साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी बोला है कि हम पूरे तरह इसका अध्ययन कर रहे हैं और फिर हम लोग इस पर विचार-विमर्श करेंगे। तो जैसे ही कुछ और तथ्य सामने आता है, चूँकि लंबा है, 67 पॉइंट है इस पूरे ऑर्डर शीट में, तो सारे का अध्ययन विधि के अनुसार करने के बाद और भी जो बातें सामने आएँगी, वो होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें आज सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो इस विषय पर अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई तथ्य हो, कोई मत हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर एक बार आपसे निवेदन है कि अपना मत, अपना एडवाइस ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।